मुर्मू जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं। आज सदर जमहूरिया कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर जाएंगी। मंदिर के करीब 300 मीटर तवील स्काई वॉक का इफ्तिताह करेंगी और स्काई वॉक मंदिर में आने वाले यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया है। स्काई वॉक की चौड़ाई 2.5 मीटर है, जिससे मंदिर में पहुंचने वाले अकीदतमंदों की भीड़ को कम करने में या भीड़ को काबू में करने में आसानी होगी। वहीं सदर जमहूरिया कटरा में पार्वती भवन का भी इफ्तिताह करेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कौल, हमारे वरीय सहयोगी। मनोज जी, ये कितने बजे वहां पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? पहले वो स्काई वॉक का इफ्तिताह करेंगी या पहले पार्वती भवन जाएंगी? क्या है उनके कार्यक्रम की आज डिटेल्स? देखिए विशाल, इस कार्यक्रम के बारे में जो हमें अभी तक जानकारी मिली है, द्रौपदी मुर्मू लगभग 12 बजे के करीब वहां पहुंचेंगी और उसके बाद जो स्काई वॉक का वो पहले इनॉग्रेशन करेंगी और उसके बाद पार्वती भवन का भी इनॉग्रेशन करेंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है वो किए गए हैं, एलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। और उसके बाद यहाँ साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ जो यात्रा जो चल रही है वो सुचारू रूप से जारी है। और ये जो स्काई वॉक है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा विशाल, जो अपने व्यूअर्स हैं, कि ये स्काई वॉक इस पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया है कि ये यहाँ पर हम खड़े हैं, ये बाणगंगा का इलाका है और यहाँ से पैदल पथ शुरू हो जाता है। ये जो त्रिकुटा हिल्स है, इसमें माता वैष्णो देवी की श्राइन स्थित है और वहाँ भवन के साथ वो जो ट्रैक है, जो पुराना ट्रैक है, वहाँ पर कभी कभी जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है श्रद्धालुओं की, तो उससे वहाँ काफ़ी असुविधा भी होती है। और हमने देखा कि 2022 में 1 जनवरी को वहाँ पर एक स्टैम्पीड भी हुई थी, जिसमें 12 श्रद्धालु जो हैं उनकी मौत हो गई थी और 16 के करीब वहाँ जख्मी हो गए। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर एक कुछ ऐसी सुविधा बनाए जाने की ज़रूरत है, जिससे अगर यात्रियों की भीड़ भी होगी तो उस भीड़ में भी कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। और ये फैसला लिया गया और उसके बाद 15 करोड़ रुपए की लागत से ये जो स्काई वॉक फ्लाईओवर है उसको बनाया गया है, जिसका आज यहाँ उद्घाटन होगा। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो उसका उद्घाटन करेंगी और उससे ये होगा कि ये जो स्काई वॉक बनाया गया है, जितने भी श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु उसी स्काई वॉक के रास्ते से गुफा की तरफ चले जाएंगे और दर्शन करने के बाद जो पुराना ट्रैक है वहां से वापस आएंगे। यानी यहाँ पर गुफा के साथ ही ये एक वन वे, हम ये कह सकते हैं कि वन वे ट्रैफिक चलेगी, जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो यात्री आते हैं। और ये जो स्काई वॉक है, स्काई वॉक रास्ते से जाना और आना नहीं होगा और इसके नतीजे में जो कई बार भीड़ ज्यादा होने से जो भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं, उससे राहत मिल जाएगी। आप एक रास्ते से जाएंगे और दूसरे रास्ते से निकलेंगे, ये आप बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा रास्ता बनाया गया है ताकि एक साइड से जब यात्री जाएंगे, क्योंकि जब यात्रियों की भीड़ ज्यादा होती है, अगर जो यात्री उसी ट्रैक पे जब चलते हैं और वापस दर्शन करने के बाद जो यात्री आते हैं, तो उस वक्त भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाती है और असुविधा होती है यात्रियों को चलने की। और कभी अगर मौसम खराब हो जाए तो उस वक्त ज्यादा असुविधा होती है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि ये जो स्काई वॉक है वो 20 फीट ऊपर उसी ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। यानी जो यात्री वहां जाना चाहेंगे उनको कोई भी असुविधा नहीं होगी। और उसका जो फ्लोर है उसमें वुडन फ्लोरिंग की गई है, ताकि जो नंगे पैर यात्री जो जाते हैं उनके लिए कोई असुविधा ना हो, उनको ट्रैक बिल्कुल साफ मिले और उन्हें कोई किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और जो पार्वती भवन बनाया गया है, पार्वती भवन इस वजह से बनाया गया है कि वहां पर जितने भी यात्री आएंगे, जब यात्री आएंगे तो वहां पर 1500 के करीब लॉकर्स रखे गए हैं। यानी जो भी यात्री आता है वहां तक जब वो आते हैं तो वो वहां पर अपना सामान रखेगा। तो साथ ही उसमें 1000 के करीब वॉशरूम्स बनाए गए हैं, जहां पर वह स्नान करेंगे और वहां से पैदल माता के दरबार में जाएंगे और वहां पर माथा टेके वहां हाजिरी देंगे, माता के दर्शन करेंगे। तो वहां से जब वो वापस लौटेंगे तो वो दूसरे वाले ट्रैक से आएंगे। और अब ये यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोगों के मन में ये भी शंका होगी कि जब वो वहां से वापस आएंगे तो फिर वो अपना सामान कैसे ले लेंगे। तो वहां पर बिल्कुल जो पार्वती भवन है, पार्वती भवन उस जंक्शन पे बनाया गया है जो इन दोनों ट्रैक्स को मिलाता है। यानी जो पुराना ट्रैक है और जो ये स्काई वॉक बनाया गया है, वहां पर वो पार्वती भवन, यानी वो बिल्कुल जब वो वापस आएंगे तो उस पार्वती भवन के साथ ही वो वहां तक पहुंच जाएंगे और वहां से वो अपना सामान
कलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे और इस तरह से जो भी यात्री आएंगे उनके लिए कोई भी किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। और ये जो स्काई वॉक है आज जब ये अभी इनॉग्रेट किया जाएगा 12 बजे के करीब जैसा कि बताया जा रहा है, उसके बाद ये अभी जो माता वैष्णो देवी की अगर हम बात करेंगे विशाल, तो यहाँ साल भर यात्रियों का तांता लगा रहता है, लेकिन जो नवरात्रे होते हैं नवरात्रों में ज्यादा लोग आते हैं। अब चूंकि कुछ दिन के बाद ही चैत्र नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और भक्तों की काफी भीड़ एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे भक्त यहाँ आएंगे, श्रद्धालु आएंगे विभिन्न क्षेत्रों से देश के माता के दरबार में हाजिरी देने के लिए। तो ऐसे में पहली बार उन्हें यहाँ पर ये जो स्काई वॉक की जो फैसिलिटी है वो उसका अवेल करेंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। और यात्रा जो है, जो मैनेजमेंट है यात्रा का, उनको भी यात्रा को कंट्रोल करने में या यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी जानकारी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आज किस समय ये काम पूरा हो जाएगा, लगभग अंदाजा क्या है? दो चीजें हैं, एक तो स्काई वॉक का इफ्तिताह है और दूसरा पार्वती भवन का इफ्तिताह है। कोई समय सारणी, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है आपसे कुछ देर पहले या फिर ज्यादा वक्त लगेगा? जी हाँ, मिसाल जैसे नहीं जी, विशाल जैसे मैंने पहले बोला कि प्रधानमंत्री ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो आज श्रीनगर से निकलेंगे, वो जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद वो हेलीपैड कटरा पहुंचेंगे और कटरा से वो हेलीकॉप्टर के जरिए भवन की तरफ रवाना होंगी। और जो टाइम बताया गया है, हालांकि जब भी वीआईपी मूवमेंट होती है विशाल तो उसके एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताई जाती है सुरक्षा के कारणों से, लेकिन हमें जो बताया गया है, जो हमें जानकारी मिली है, 12 बजे के करीब द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचेंगे और स्काई वॉक और इस पार्वती भवन का उद्घाटन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो अहम जो है वो कार्यक्रम है उनमें वो शामिल हो रही है, बल्कि उसका इफ्तिताह कर रही है। एक तो स्काई वॉक का और दूसरा पार्वती भवन का। आज ये उनका कार्यक्रम है। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने बुध के रोज तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत की कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ आसामियों पर भर्ती के लिए दरख्वास्त फॉर्म में थर्ड जेंडर एनी अदर कैटेगरी के अलहदा जुमरा शामिल करने के लिए मुतालिक इम्तिहान और सर्विस के कवायद में तरमीम करें। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019 तालीमी इदारों, रोजगार, सेहत के इदारों और अवामी खिदमात वगैरह में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबरों के साथ इम्तियाजी सलूक, इनकार या गैर मुनसिफाना सलूक की ममानियत करता है। ये एक्ट हुकूमत के लिए ये फर्ज करता है कि वो ख्वाजा सराओं की मुकम्मल और मौसर शिरकत, माशरे में उनकी शमूलियत, हुकूमत की तरफ से वज़ा करदा फलाही स्कीमों तक इनकी रिसाई को आसान बनाने और इनके रोजगार से मुतल्लिक मामलात में इम्तियाजी सलूक को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। कंजर कारहामा के इटको में एक 47 साला शख्स सड़क हादसे में हलाक हो गया है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने अब्दुल सत्तार खांडे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी हालत में अब्दुल सत्तार खांडे को एसडीएच मागाम से जेवीसी श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। बताया जा रहा है कि अब्दुल सत्तार खांडे खेत से वापस आते हुए दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे और इसी दौरान एक ऑल्टो गाड़ी ने वहां से गुजरकर उसे टक्कर मार दी, शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत वाक़ हुई। लाश को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन कंजर के नायब तहसीलदार कंजर की निगरानी में कंजर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के बाद आखिरी रस्मात के लिए कानूनी वर्से के हवाले कर दिया गया है। मुतासरीन मुलजिम को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उधर पुलिस स्टेशन कंजर में मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जो ही इनकी लाश अपने आबाई गांव पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने रिपोर्टर मुनीर से। मुनीर, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या कुछ पता चल पाया है कि ये हादसा किस तरह पेश आया और इसका खाती कौन है, कसूरवार कौन है? देखिए विशाल, सबसे पहले ये जब ये रात में कल दोपहर के बाद ये वाक़ा पेश आया है और ये उटकू में बताया जा रहा है कि ये जो शख्स था और ये एक पटरी पे बैठा हुआ था, तो उस दौरान
जो गाड़ी मारुति गाड़ी छोटी गाड़ी थी और उसने उसको टक्कर मारी है, जिसके नतीजे में वो उस वक्त शदीद तौर पे जख्मी हुआ। उन्हें उस वक्त मागाम हॉस्पिटल, फिर मागाम से श्रीनगर JVC भिमना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो यानी वहां मुर्दा करार दिया गया। उसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ये जो अपने हुदूद के अंदर नजदीकी कुंजर हॉस्पिटल है। और शाम देर गए जब वहां पहुंचे हैं, वहां हंगामा भी हुआ है, एहतजाज भी हुआ है, क्योंकि वहां डॉक्टर्स उतने जो पोस्टमार्टम करने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, वहां उस वक्त मौजूद नहीं थे। उस वक्त हंगामा भी हुआ कुछ देर तक, और फिर वो टीम आई, मेडिकल टीम और पुलिस की टीम, फिर उसके बाद उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया है। बात ये है जिसने टक्कर मारी है, अभी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, मगर घर वाले जो मुतासरीन है वो इल्जाम लगा रहे हैं ये वो शख्स नहीं है जिसने असल में टक्कर मारी है। तो मगर अभी पुलिस ने भी केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी है, क्योंकि अभी हम देखते हैं रोजाना बुनियादों पे यहाँ कश्मीर के अंदर ट्रैफिक यानी सड़क हादसा जो है वो हर रोज रोनमा होते हैं। और अभी जो पुलिस ने केस दर्ज करके फिलहाल एक शख्स को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। अभी तहकीकात की जा रही है और देखा जा रहा है कि जिसने असल में टक्कर मारी है क्या वो शख्स फरार है या यही शख्स है। अभी वो आज पता चलेगा, पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात करेगी, क्योंकि मुतासरीन इल्जाम लगा रहे हैं जिसने टक्कर मारी है वो ये वाला शख्स नहीं है और वो अभी फरार है। तो देखेंगे पुलिस इस सिलसिले में क्या कुछ सामने आएगा और अभी वो देखा जाएगा। जी विशाल, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही यहां पर अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। UN में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर UN एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज TRC श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज PHE विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं विशाल। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत आइकॉनिक गोनी खान मार्केट का काम शुरू हो गया है। गोनी खान मार्केट के सदर यासीन अहमद ने कहा कि यह मार्केट रोजाना की बुनियाद पर अपने बड़े पैमाने पर आने जाने के लिए जाना जाता है, इसलिए कम वक्त दिन में मिलता है, इसलिए कोशिश होगी कि काम रात के वक्त किया जाएगा। सीवरेज और बिजली की लाइनें पहली तरजीह होंगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने अलहदगी पसंदों को मेन स्ट्रीम में शामिल होने और इलेक्शन लड़ने की दावत दी है। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदों का इलेक्शन लड़ने का खैर मकदम है, क्योंकि मुल्क का जमहूरी निजाम ऐसा करने की इजाजत देता है। रविंदर रैना ने कहा कि बंदूक और ग्रेनेड से कुछ हासिल नहीं हुआ और अगर अलहदगी पसंद आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो उन्हें कौमी धारे में शामिल होना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए।
रविंद्र रैना जनूबी कश्मीर के साबिक मीरवाइज डॉक्टर काजी निसार की अहलिया के इंतकाल पर उनके घर पर ताजियत के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इलेक्शन लड़के जमहूरी निजाम में आकर लोगों की खिदमत करना चाहता है और हब्बल वतनी के जज्बे से और खिदमत खलक के जज्बे से काम करेगा तो अच्छी बात है। यही तो हम कहते हैं, लोगों की खिदमत करो। हम तो कब से कहते हैं ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड ठीक नहीं है। गोली ये नहीं देखती है, बम और ग्रेनेड ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है, कोई जम्मू का है कि कश्मीरी है। वो इंसानी जान को लहूलुहान करती है। सर, विजिटर्स पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अपोजिशन भी इसे हिपोक्रेसी करार दे रही है? पहले आप दाऊदी साहब के घर गए, आप राष्ट्रवादी। देखिए, हमारा काम है, जो सूफीज्म को चलाने वाले बड़े मायानाज लोग हैं, जिन्होंने सोशल काम किया है, गरीबों ज़ईफों की जो मदद करते हैं, और हम सब जानते हैं कि जो सूफीज्म है उसने हमेशा अमन की बात कही है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू में अपोजिशन के धरने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि धरने में कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि वो इस तरह के हथकंडों से बीजेपी को कमजोर नहीं कर सकते और बीजेपी अपनी अवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर में किसी भी इंतखाबात में फातेह बनकर उभरेगी, ऐसा उनका दावा था। ना ही मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा वहां पहुंची क्योंकि वहां लोग ही नहीं आए, वरना धरने का ऐलान तो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया था कि जम्मू में 10 तारीख को धरना देंगे, और मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा। लेकिन बड़ी हैरानगी हो गई कि ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहां पहुंचे और ना ही मोहतरमा मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा पहुंचे। वो भी जानते हैं की बात है, इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो, इसके लिए बीजेपी तैयार है। इलेक्शन का ऐलान, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ना है, बीजेपी तैयार है। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों और दर्दमंदों की खिदमत की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम किया है। मुझे यकीन है कि लोग। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगरचे जम्मू के मजमूई सिक्योरिटी मंजरनामे में काफी बेहतरी आई है, लेकिन पुंछ और राजौरी के इलाकों में गुज़श्ता 1 साल से दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा तशवीशनाक है। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जम्मू में न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए गुलाम नबी आजाद ने अपोजिशन जमातों के धरने पर भी तंज किया। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज़ाद साहब, आज आप जम्मू पहुंचे हैं, कई दिनों का आपका दौरा है, तो किस तरह की एक्टिविटीज़ आपकी रहेंगी पार्टी को मजबूत करने के लिए, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? देखो, इलेक्शन की तैयारी हर पॉलिटिकल पार्टी 24/7 करती है, जो भी राजनीति, एक्टिव राजनीति में है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन और जम्मू कश्मीर में कोई पहली दफ़ा नहीं, 1-1.25 साल से तो मुतवातिर में घूम रहा हूँ, और शायद जो उन इलाकों में मैं रोड से गया, मैं ज़िंदगी में कभी गया था, चाहे मिनिस्टर रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, हेलीकॉप्टर से कई जगह जाते हैं। खास तौर से वो इलाके जो 6 महीनों के लिए बंद होते हैं, मैं उन इलाकों में, चाहे वो कश्मीर के हैं, जम्मू का है, वहाँ भी गया। लेकिन आज का जो ये हमारा डेलीगेशन आया है, इसमें कश्मीर के लोग भी हैं और जम्मू सूबा के लोग भी, हमारे एसटी बरादरी के लोग, गुजर भाई और बकरवाल भाई, ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई, और ये इनको जब से मिलिटेंसी हुई थी और ये अपने जगहों से भाग गए, कश्मीरी पंडित हमारे भाई तो शहर में रहते थे, लेकिन पहाड़ों पे नहीं रहते थे, लेकिन उनका भी बहुत नुकसान हुआ, कश्मीरी मुसलमानों का भी हुआ, लेकिन शुरू में कश्मीरी पंडितों का, और वो एन ब्लॉक भाग गए। लेकिन इस हमारे गुजर भाई और बकरवाल भाई जम्मू में भी
ऊपर पहाड़ों पर रहते थे माल मशीब के बाद के साथ, और कश्मीर में। तो इसलिए मिलिटेंसी का निशाना वो सबसे ज्यादा मानते हैं। अभी जैसे कि आपने कहा कि मिलिटेंसी का, आपको क्या लगता है कि हालात जो हैं किस हद तक सुधरे हैं और किस तरह का सिचुएशन ओवरऑल आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, पिछले 5-7 साल में बहुत इम्प्रूव हो गया था, लेकिन पिछले 1 साल से और 6-7 महीनों से, खास तौर से जिस तरह से रजौरी एरिया में जो हादसे होते हैं, या कोकरनाग में भी हादसा कश्मीर में हुआ और पहुंचा, उसकी वजह से बड़ी फिक्र है कि कहीं न कहीं ये कुछ दोबारा सर निकाल रही है। इसलिए सरकार को भी, लोगों को भी, आवाम को भी, और सब लोगों को मिलके, जो अपोजिशन में है या सरकार में है, इसका मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, पूरे समाज की होती है और पूरी स्टेट के लोगों की होती है। अपोजिशन की कुछ जमातें जिसमें कांग्रेस है, पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कल उन्होंने धरना दिया और ये कहा कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहाल किया जाना चाहिए, यानी इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए। क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? देखो, ये तो पार्लियामेंट में कहना चाहिए था, और जिन लीडरों ने कॉल दी थी वो खुद ही गायब थे, तो इसकी सीरियसनेस आप जान। और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक भारतीय शहरी लुबना नजीर अपने शौहर और बेटी के साथ गजा में फंसी हुई हैं। इनके शौहर फलस्तीनी शहरी हैं। लुबना ने हिंदुस्तानी हुकूमत से मदद की अपील की है। जराए ने न्यूज 18 को बताया है कि हिंदुस्तानी नुमाइंदा इस खानदान और फलस्तीन में दीगर हिंदुस्तानी शहरियों से राब्ते में है। उधर श्रीनगर में मुतल्लका खातून के रिश्तेदारों का कहना है कि मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया की कोशिशों की वजह से वो जल्द वापस आ रही हैं। जब से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो वहाँ रहती है, गाज़ा में रहती है, बच्चा है उसका। फिर हमने उसके साथ कांटेक्ट किया, उसने कहा यहाँ हालात ख़राब हो गए, पानी बंद हो गया, बिजली बंद हो गई, नेट बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, हमें हालात ख़राब है। जब उसकी माँ ने सुना तो वो परेशान हो गई। तो हमने इंडियन एम्बेसी से, यहाँ से फॉरेन अफेयर्स ऑफिस से कांटेक्ट किया। तो हम बहुत शुक्रगुजार है फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के और यहाँ के LG ऑफिस के, कि उन्होंने जल्दी से रिस्पॉन्ड किया और उसको रेस्क्यू करवाया। इंशाल्लाह वो कल शाम तक इंशाल्लाह श्रीनगर वारिद हो जाएगी। वहाँ तकरीबन 20 साल समझिए, वो उसने शादी की उधर, वो पढ़ रही थी दिल्ली में, उसने शादी उधर की है। आखिरी टाइम उनसे कब बात हुई थी? परसों शाम को। तो क्या कहा उन्होंने कहा यहाँ हालत ख़राब है, यहाँ हालात ख़राब है, मैं कोशिश करूँ। माँ ने कहा कि आप जल्दी मुझे अपना चेहरा दिखाओ, बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। हम सिर्फ परेशान है कि वो यहाँ आ जाए, हम उसको देखेंगे कि माँ अकेली है यहाँ, इसलिए उसको देखने के लिए वो तड़प रही है। और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की मुनासबत से अल-फलाह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरी पांथन में इंटरनेशनल मुस्लिम यूनिटी काउंसिल के ज़रिए एहतमाम एक रोज़ा वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम और दानिशवर हज़रात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए इकट्ठे हुए थे। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद के एहसास को फ़रोग़ देना और एक पुरअमन और हमाहंग माशरे की तामीर में फ़आल शिरकत करके हौसला अफजाई करना था। इस दौरान मुकर्रिरीन ने आलमी चैलेंजों के मुकाबले में इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में वहदत उम्मत, सीरतुन नबी और तालीमात कुरानी पर अमल पैरा होने, मंशियात की लत, ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और नौजवानों के मसाइल जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन हज़रात ने कहा कि मिलकर काम करने से हम मौजूदा रुकावटों को दूर कर सकते हैं और सब के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। बताना चाहती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस से हमें बहुत ही तालीम हासिल हुई है कि हमें इसमें से ये हासिल हुआ है कि हमें यूनिटी रखनी चाहिए, कोऑपरेशन रखना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए। हमें बहुत कुछ इससे मिला है और मैं चाहती हूँ कि ये कौंसिल हमेशा बरकरार रहे। तो ये कॉन्फ्रेंस हमने मुख्तलिफ अजला में, ये कॉन्फ्रेंस इसी टाइटल के तहत मुनक़िद हुई, वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस। और ये महीना भी हमसे यही तकाजा करता है कि इत्तेहाद इस्लामी का मुजाहरा करा जाए, क्योंकि बेहतरीन मुजाहरा और बेहतरीन खराज अकीदत रसूल नाज़रीन के साथ यही है कि ये उम्मत मुत्तहिद हो जाए। और अगर कोई उम्मत तजाद की शिकार है, मुनाफरत की शिकार है, खलफशारी की शिकार है, तो वो प्यारे नबी को खराज अकीदत पेश नहीं कर सकते।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।